मोदी शाह महाराष्ट्र में नए ट्विस्ट की तैयारी में है क्या? न शिंदे न फडणवीस, कोई तीसरा सीएम बन जाएगा क्या? आज सबसे पहले इसकी बात होगी। अमित शाह से मीटिंग के बाद शिंदे के बदले तेवर की इनसाइड स्टोरी क्या है? ईवीएम का रोना रोती कांग्रेस पूरी एक्सपोज। राहुल को सर्वे पहले बता चुका था क्या कि चुनाव में हार रही है कांग्रेस? और कांग्रेस को बड़ा झटका। अब खड़गे ने भी मोदी योगी का एक है तो सेफ है का नारा दे दिया क्या? सबसे पहले इसका चर्चा। महाराष्ट्र में तो गजब का सस्पेंस चल रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट आ गया था, एक हफ्ते होने को हैं, लेकिन वहां सीएम कौन बनेगा यह अब तक पता नहीं चल पा रहा है। झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली, भले ही अकेले शपथ ली लेकिन ले ली। लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी तक कोई क्लियर नाम ही सामने नहीं आ पा रहा कि शिंदे की वापसी होगी, फडणवीस ही बनेंगे, कोई तीसरा बन जाएगा क्या? कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है क्या? यह तब है जब एकनाथ शिंदे कह चुके कि वो बीजेपी के सीएम के रास्ते में नहीं आएंगे। इसके बाद अमित शाह के साथ कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की लंबी मीटिंग भी हो चुकी है कल शाम को। देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सीएम के तौर पर चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर फडणवीस का सीएम बनना तय है, शिंदे ने कह ही दिया कि भाई बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदर चल क्या रहा है? नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या कहानी में ट्विस्ट अभी बचा हुआ है? इतना सस्पेंस क्यों है भाई? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है यह कहना बड़ा मुश्किल है। मोदी शाह क्या महाराष्ट्र में किसी नए ट्विस्ट की तैयारी में है? अब यह सवाल लोगों के मन में उठने लगा है, क्योंकि मोदी शाह ऐसे सरप्राइज देते रहते हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब सीएम के लिए नाम किसी और का चलता रहा लेकिन सीएम कोई और बन जाता है। भाई आप मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, भाई मध्य प्रदेश में इस बार भयंकर बीजेपी जीती, जबरदस्त जीती, तो लोगों का लगा कि भाई मामा की वापसी होगी। मामा आ गए केंद्र में, वहां बन गए मोहन यादव सीएम। इसी तरह जिनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत मिली है तो हो सकता है फडणवीस की वापसी होगी। कौन जाने कुछ नया ट्विस्ट आ जाए। भाई क्या चल रहा है अभी कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये सब आज आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, जो इधर उधर से खबर आ रही है। दरअसल कल अमित शाह से मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे के भी तेवर बदल गए। शिंदे क्या करना चाहते हैं यह भी अपने आप में बड़ा सस्पेंस बन गया। यह कल की तस्वीर है। महाराष्ट्र को लेकर यह सब जो चल रहा है उसमें कई सवाल हैं, जैसे क्या सीएम के नाम को लेकर महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है? कोई विरोध नहीं, फिर भी सीएम के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या एकनाथ शिंदे की वजह से महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है? क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर कोई असमंजस है? क्या मंत्रालय के बंटवारे को लेकर कोई मामला फंसा हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे को लेकर ही हो रही है, क्योंकि एक दिन पहले शिंदे कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जो कहेंगे मैं तो मान लूंगा, मुझे कबूल है। लेकिन कल यह तस्वीर आई तो लोगों ने कहा कि अरे इसमें शिंदे जी का तो चेहरा ही उतरा हुआ है, एकदम लंबा चेहरा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे मुस्कान है, अमित शाह के चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन आप देखिए शिंदे साहब को, उनका तो चेहरा उतरा है। वो खुश उतने नहीं दिख रहे जितना खुश देवेंद्र फडणवीस और दूसरे लोग दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को फूल दे रहे हैं, शिंदे बगल में खड़े हैं, लेकिन शिंदे के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, जैसे पता नहीं शून्य में कुछ सोच रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जो ग्रुप फोटो है, उसमें अजीत पवार फूल देकर अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। इसमें भी अमित शाह के बगल में खड़े शिंदे के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा। आप देखिए सबका चेहरा देख लीजिए। प्रफुल्ल पटेल देखिए एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं, नड्डा साहब के चेहरे पर मुस्कान है, अजीत पवार तो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर गदगद हो गए, कुछ ऐसा हुआ है। अमित शाह हंस रहे हैं, फडणवीस हंस रहे हैं। एक ही आदमी उस कमरे में जो है हंस नहीं रहा है और वो है एकनाथ शिंदे। ऐसा लग रहा है कि शिंदे के मन में कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि शिंदे तो खुद ही पहले कह चुके थे कि मोदी शाह जो कहेंगे मैं तो वही करूंगा। मैं आपको एकनाथ शिंदे का वो बयान सुनवा देता हूं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम लेता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। अब शिंदे ने तो कहा था कि बीजेपी फैसला कर ले कौन सीएम होगा, मेरा पूरा समर्थन है। अगर बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है तो कोई बात नहीं, वो अपना सीएम बना ले, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा। जब ऐसी बात कह दी तो फिर मुंह लटकाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अमित शाह के साथ मीटिंग में शिंदे की जो तस्वीर आई, उससे मैसेज तो यही गया कि शिंदे के मन मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है। भाई लोगों को लग रहा है कि यह भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ने एक दांव खेला था कि मैं जो अमित शाह कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे, मैं वही करूंगा। उनको लगा था शायद इससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुश हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ना, शिंदे को ही बना दो। लेकिन वहां गए तो क्या झटका लग गया, ऐसा कुछ हुआ या किसी विभाग को लेकर कुछ हुआ है, मंत्रालय को लेकर कुछ हुआ है, अभी यह खबर तो बाहर नहीं आ रही, लेकिन चेहरा उतरा हुआ, यह तस्वीर बाहर आ गई। सस्पेंस इसलिए भी बढ़ गया कि अमित शाह से मीटिंग के बाद शिंदे महाराष्ट्र लौटे तो सीधे अपने गांव चले गए। भाई पहले यह तय हुआ था कि अमित शाह से मुलाकात के बाद आज मुंबई में महायुति की बैठक होगी, लेकिन आज मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक भी टल गई। इसी बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होना था। बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। एकनाथ शिंदे का अचानक अपने गांव सतारा चले जाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी वजह से महायुति की बैठक नहीं हो पाई और सीएम के नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया, यह कहा जा रहा है। जब शिंदे पहले ही कह चुके कि बीजेपी अपना सीएम बना ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, फिर अब अगर उनकी नाराजगी की बात कही जा रही है तो क्या शिंदे इस बात से नाखुश हैं कि उन्हें मन मुताबिक पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा? क्योंकि सीएम तो पद तो वो त्याग चुके। कहा जा रहा था कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर है, लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, कुछ ऐसी भी खबरें हैं। यह भी कहा गया कि शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं है, ऐसा सूत्रों का कहना है। शिंदे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि डिप्टी सीएम बनना है तो शिंदे को ही बनना होगा। शिंदे के करीबी नेता संजय शिरसाट ने तो कह दिया कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं और ना ही केंद्र में मंत्री बनेंगे। आप सुनिए शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कैसे चीजें क्लियर कर दी। देखिए, हम सत्ता के लिए ये उठाव नहीं किए थे। जितनी चांस मिला है उसका प्रॉपर यूज जिसको बोलते हैं वो करने की कोशिश एकनाथ शिंदे साहब ने की है। 2.5 साल में आप देखेंगे कि पूरा माहौल उन्होंने बना दिया था। आज जो महायुति को सत्ता मिली है उसकी वजह एक है कि एकनाथ शिंदे साहब का काम। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। यानी शिंदे गुट के नेताओं को लग रहा है कि ना तो डिप्टी सीएम बनेंगे शिंदे, ना केंद्र में आएंगे पॉलिटिक्स में। फिर चेहरा उतरा क्यों है भाई? शिंदे गुट के एक और प्रमुख नेता है उदय सामंत। उनकी बातों से लग रहा है कि मामला मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर फंसा है। उदय सामंत कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह फैसला शिंदे को करना है, लेकिन शिंदे को सरकार में रहना चाहिए। उदय सामंत ने यह भी कह दिया कि मोदी शाह ने जो तय किया है उसे मानकर शिंदे को सरकार में शामिल होना चाहिए। सुनिए उदय सामंत। मुझको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल की मीटिंग ये सकारात्मक हुई है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने सम्मानपूर्वक हमारे मांगे अमित शाह साहब के सामने रखी है। मेरे ख्याल से जो मांग रखी है उसका सम्मान अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब और नड्डा साहब करेंगे और सम्मानपूर्वक हमारा सम्मान करते हुए हम मंत्रिमंडल में जाएंगे। बिल्कुल सर, लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूरे देश भर में एक सस्पेंस बना हुआ है। राजनीति महाराष्ट्र की है, लेकिन हर एक राज्य इसके अंदर इंटरेस्टेड है। अब दूसरा अहम सवाल डीसीएम को लेकर है कि क्या एकनाथ शिंदे डीसीएम बनेंगे या इस कुर्सी पर बैठने के लिए सोच विचार कर रहे हैं? नहीं, एक तो ऐसा है कि इसके बारे में हमने शिंदे साहब के साथ बातचीत नहीं की है, लेकिन हमारी मांग है, हमारी जरूरत है कि एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में काम करना चाहिए। नहीं, जो फाइनल करेंगे वो एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे, उन्होंने सरकार में रहना चाहिए, हमारी जरूरत है। लेकिन क्या आप सरकार में एज ए डीसीएम देखना चाहते हैं? नहीं, मैंने बोला ना कि जो निर्णय माननीय मोदी साहब, अमित शाह साहब, नड्डा साहब करेंगे सरकार में रहने के लिए, वो स्वीकार करके माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में रहना चाहिए। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि एकनाथ शिंदे ने कुछ तो शर्त रखी है या कुछ तो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है, और क्या वो पूरा नहीं हो रहा है इसलिए एकनाथ शिंदे का चेहरा उतरा हुआ है, मन टूटा हुआ है।
सवाल यह है कि शिंदे सीएम बन नहीं सकते क्योंकि बीजेपी को अपना सीएम बनाना है। उनके नेता कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम कभी नहीं बनेंगे, तो फिर एकनाथ शिंदे की सरकार में भूमिका क्या हो? इस सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने शरद पवार गुट के नेता से मिलकर सबकी धड़कनें और बढ़ा दी। अपने गांव जाने से पहले एकनाथ शिंदे से एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने मुलाकात की। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आवाड़ की मुलाकात थोड़ी ही देर के लिए हुई। जितेंद्र आवाड़ से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। जितेंद्र आवाड़ वो नेता हैं जो चुनाव के दौरान लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे थे। अब अचानक जितेंद्र आवाड़ का एकनाथ शिंदे से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जितेंद्र आवाड़ ने कहा कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। सुनिए एकनाथ शिंदे को लेकर जितेंद्र आवाड़ क्या कह रहे हैं। देखो वो क्या सहमत है, वो क्या लेंगे, वो थोड़ी मेरे से बातचीत करेंगे। आप मित्र हैं सर, राजनीतिक मित्र भी हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा है कि राजनीति में प्राप्त परिस्थिति में वो क्या निर्णय लेते हैं वो अपने पार्टी को मद्देनजर रखते हुए लेंगे ना। यानी कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं है कि चल क्या रहा है अंदर ही अंदर। वैसे शिंदे के बिना भी बीजेपी आराम से महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है क्योंकि नंबर बीजेपी के पक्ष में। अजीत पवार का भी सपोर्ट है। अजीत पवार भी चाहते हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो और नंबर गेम भी यही कहता है कि बीजेपी का ही सीएम बनना चाहिए। अगर मैं आपको तीनों पार्टियों की स्थिति दिखाऊं तो एकनाथ शिंदे अगर नाराज भी हो जाए, शरद पवार गुट के साथ चले जाएं, कुछ भी कर लें, वो अभी वहां बीजेपी की सरकार बनने से नहीं रोक सकते। क्योंकि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो स्थिति है, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इस वक्त 132 विधायक हैं, 132 विधायक। इसी तरह से अगर आप देखेंगे शिंदे के पास हैं कुल 57 विधायक, 57। और अगर आप देखेंगे अजीत पवार के पास इस वक्त मौजूद हैं 41 विधायक। अब बहुमत के लिए चाहिए 145 का आंकड़ा, बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए। तो बीजेपी को मात्र 13 विधायकों की जरूरत है। और अगर आप बीजेपी और अजीत पवार को जोड़ दें तो इन दोनों को मिलाकर ही आंकड़ा 173 पहुंच जाता है। तो शिंदे को पता है कि अगर वो इधर उधर कहीं चले भी जाएं तो बीजेपी बिना शिंदे के सरकार बना लेगी, क्योंकि बीजेपी जो है उसके पास नंबर की कमी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती नहीं है कि वो शिंदे के बिना सरकार बनाए, क्योंकि इससे मैसेज चला जाएगा कि वो शिंदे का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर उनको साइड लगा दिया। इससे उद्धव ठाकरे का रिवाइवल का चांस भी बढ़ जाएगा। भाई उद्धव ठाकरे कहेंगे कि देखो असली शिवसेना तो हम थे, ये छोड़ के गया, देखो इसके साथ क्या हुआ। इसलिए शिंदे को साथ लेकर ही बीजेपी सरकार बनाएगी। हो सकता है कि शिंदे को मनाने की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी हो रही। महाराष्ट्र में जिस तरह का कंफ्यूजन है उसमें एक बात तो यह भी हो सकती है कि फडणवीस की जगह बीजेपी से कोई और सीएम बन जाए क्या, यह सवाल भी उठ रहा है। वैसे तो अभी देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा है और फडणवीस का दावा बनता भी है क्योंकि उन्होंने पिछली बार पार्टी के लिए बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। शिंदे को सीएम बनाकर वो खुद डिप्टी सीएम बन गए। ये एक तरह से फडणवीस का डिमोशन था। फिर भी फडणवीस ने कुछ नहीं कहा, अपना रोल निभाते रहे क्योंकि उन्हें पता था उनका टाइम भी आएगा। फिर भी बीजेपी जिस तरह से सरप्राइज करती रही है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे। कोई तीसरा नाम भी आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है फडणवीस पार्टी अध्यक्ष बन जाए तब। आप ये भी देखिए कि हाल फिलहाल में कई फैसलों से बीजेपी ने चौंकाया था। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया, किसी को लगा ही नहीं था कि वो सीएम बनेंगे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया गया, वहां बड़े बड़े नेता बैठे रह गए। ओडिशा में मोहन चरण मांझी को सीएम बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया। ये सभी नए नाम थे जिनकी कोई चर्चा तक नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें सीएम बनाया गया। महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है अभी किसी को पता नहीं। मतलब वहां हांडी चढ़ी हुई है, ऊपर से सील है, आप देख नहीं सकते कि अंदर खिचड़ी पक रही है कि बिरयानी पक रही है। लेकिन इस खिचड़ी के साथ साथ एक रायता भी फैला है और वो रायता है कांग्रेस का। कांग्रेस जो ईवीएम का इतना रोना रो रही है वो पूरी तरह से आज एक्सपोज भी हो गई। आज कांग्रेस के ईवीएम वाले एजेंडे का ढोल फट गया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की बातें बाहर आ गई। कांग्रेस को यह पता था कि महाराष्ट्र में पब्लिक उनके साथ नहीं है, इसलिए हार गए, तो ईवीएम का हल्ला मचाने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में मतदान होने से 1 महीने पहले यानी अक्टूबर में कांग्रेस ने कहा जा रहा है कि एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में जो बातें लिखी हुई थी वो कांग्रेस के हंगामे की पोल खोल रही है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में क्या बातें बाहर आई थी आपको सुननी चाहिए।
इस सर्वे में महाराष्ट्र की 103 सीटों को कवर किया गया था। लोकसभा में एमवीए को मिली बढ़त घटती हुई दिख गई थी 1 महीने पहले ही कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में 44 सीटों पर एमवीए को बढ़त थी, जबकि महायुति को 56 सीटों पर बढ़त थी। कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वर्ग में बढ़त दिख रही थी, अन्य सभी वर्गों में महायुति को बढ़त थी। यानी अपने ही सर्वे में चुनाव के 1 महीने पहले कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की हार की संभावना साफ साफ दिख गई थी। जब आपका खुद का सर्वे कह रहा है कि आप नहीं जीत पा रहे थे, तो अब ईवीएम का रोना किस बात का कर रहे हो बॉस? मैंने आपको कहा ना, ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं, ताकि कार्यकर्ता ना पूछे कि खड़गे साहब किस बात के अध्यक्ष है, गांधी परिवार क्या ही कर रहा है, हटाओ राहुल गांधी को। तो ये सब ना झेलना पड़े, इसलिए कह दो कि अरे ये तो ईवीएम की वजह से हो गया। कांग्रेस के इस सर्वे में महाराष्ट्र के मुद्दों और शिंदे सरकार की योजनाओं के बारे में भी पूछा गया। कहा जा रहा है कि लाडकी बहन योजना के बारे में 88% लोग जानते थे इस सर्वे के मुताबिक, और 82% लोगों ने कहा कि लाडकी बहन योजना का लाभ उन्हें मिला है। 17% लोगों ने कहा कि इस योजना से वोटिंग प्रेफरेंस बदली है, योजना की वजह से महायुति को महिलाओं का समर्थन मिला। लाडकी बहन योजना लोकसभा चुनाव के बाद लाई गई थी, ये याद रखिएगा। जब लोकसभा में चुनाव हुए, बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा तो तुरंत वहां पे जमीन पे काम हुआ, लाडकी बहन योजना लॉन्च हुई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से झटका लिया, उससे सबक लिया, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र जीतकर भी कोई सबक नहीं लिया। यही फर्क है दोनों पार्टियों। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के इस हंगामे पर कांग्रेस में ही एक राय नहीं बन पा रही। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि पार्टी सब कुछ जानते हुए जानबूझकर ईवीएम पर दोष डाल रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे से जुड़े एक नेता के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान को पता था कि महाराष्ट्र में पार्टी पिछड़ रही, महाराष्ट्र में महायुति को महिलाओं का समर्थन बढ़ रहा है। सर्वे का पूरा डेटा आलाकमान के पास था, फिर भी ईवीएम को दोष दिया जा रहा है। दरअसल ये महाराष्ट्र के नेताओं के साथ आलाकमान को भी सूट करता है, इससे वो जवाबदेही से बच रहे हैं। और ये बात तो हम आपको पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये जो अडानी के नाम पे शोर मचा रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, ईवीएम का हल्ला मचा रहे हैं झूठ मूठ का, ये सब स्टंटबाजी है, जिससे महाराष्ट्र की हार पर कोई इनसे सवाल ही ना पूछ पाए। क्योंकि महाराष्ट्र की हार पर बात तो होगी, तो फिर सवाल उठेगा कि राहुल गांधी का काम क्या है भाई इस पार्टी में, खड़गे का काम क्या है? जो लोग चुनाव पर चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो क्यों पदों पर बने हुए हैं, वो क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते? इसी में नरेंद्र मोदी को रख कर देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में झटका मिला तो कोई बहाना नहीं बनाया, अंदर ही अंदर चुपचाप काम किया, पूरी मेहनत की और पूरा कमबैक कर दिया। लेकिन आप सोचिए, नरेंद्र मोदी हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र जीते कि इंडी गठबंधन की छुट्टी कर दी, लेकिन इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस कितने ही चुनाव हार जाए, वो लोग लोड नहीं लेते। महाराष्ट्र के नतीजे आने से पहले अडानी का उन्होंने मुद्दा उठाया, जिससे महाराष्ट्र के नतीजों के बजाय अडानी पर चर्चा हो। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद ईवीएम का मुद्दा उठाया, जिससे कांग्रेस की हार, राहुल की जवाबदेही की चर्चा ना हो। यह है कांग्रेस का मिशन, राहुल गांधी को बचाओ, और इसके लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। संसद के विंटर सेशन में कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है, कभी संबल, कभी अडानी के मुद्दे पर, साथ ही संबल के मुद्दे पर भी हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से संसद में काम नहीं हो पा रहा। और यह हाल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का है। आज संसद की कार्रवाई के दौरान जब हंगामा हुआ तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन विपक्ष माना ही नहीं, क्योंकि उनको मानना है ही नहीं। देखिए एक बार क्या हुआ सदन में। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है, देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं, मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि देश ये सारा हंगामा देख रहा है। राज्यसभा के सभापति कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत गलत उदाहरण पेश कर रहा है। देश की जनता भी देख रही है कि इस हंगामे की वजह से संसद का काम प्रभावित हो रहा है। आप खुद देखिए, 4 दिन में लोकसभा मात्र 54 मिनट चली है बॉस। 1 घंटे भी नहीं चल पाई लोकसभा इन लोगों की वजह से। और 4 दिन में राज्यसभा 81 मिनट चली है, यानी दोनों सदनों में मात्र 5% काम हुआ है 4 दिन। और हर बार का यही हो गया, हर बार का। लगातार हार के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, सारे बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, उसने पूरी कांग्रेस को ही एक्सपोज कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम के मुद्दे को एक तरह से खारिज कर दिया।
अडानी के मुद्दे को खारिज कर दिया, साफ कर दिया कि कांग्रेस अंदरूनी फाइट की वजह से हारती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी ने नए जोश खरोश के साथ वापसी की थी, लेकिन उसके बाद हुए 3 राज्यों के चुनावी नतीजे हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। हमारा परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन रहा। हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे सकेंगे। सबको यह सोचने की दरकार है कि कांग्रेस पार्टी की जीत में ही हम सबकी जीत है और हार में हम सबकी हार। पार्टी की ताकत से ही हमारी ताकत है। साथियों, चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन केवल माहौल पक्ष में होना भर जीत की गारंटी नहीं है। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। क्या कारण है कि हम माहौल का फायदा नहीं उठा पाते? इसलिए हमें पर्याप्त मेहनत करने के साथ समयबद्ध तरीके से रणनीति बनानी होगी। हमें अपने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करना होगा। ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक। वहां क्यों नहीं बोले ईवीएम की वजह से हुआ? वहां क्यों नहीं बोले बैलेट पेपर? यानी अंदर अंदर सब पता है ना बॉस, तो फिर बाहर देश को गुमराह क्यों करते हैं ये लोग? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई राज्यों में हमारा संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। संगठन को मजबूत बनाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष की इन बातों का निचोड़ यही है कि ईवीएम पर दोष देने से अच्छा है कि खुद के अंदर झांको और एक हो तभी सेफ हो। यानी मोदी योगी का नारा इनको भी समझ में आने लगा एक तरीके से। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में यह भी कह दिया कि अडानी का मुद्दा अब छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी के सामने ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि हम चुनाव भले ही हारे हों, पर इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। जाति जनगणना भी आज का एक अहम मसला है। संविधान, सामाजिक न्याय और सौहार्द जैसे मसले जन जन के मुद्दे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम चुनावी राज्यों में वहां के जरूरी लोकल मुद्दों को भूल जाएं। राज्य के अलग अलग मुद्दों को समय रहते बारीकी से समझना और उसके इर्द गिर्द ठोस कैंपेन रणनीति बनाना भी जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय नेताओं के सहारे राज्यों का चुनाव आप कब तक लड़ेंगे? हम पुराने ढर्रे पर चलते हुए हर समय सफलता नहीं पा सकते। कई बार हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सामने ही घुमा फिरा के उनको कह दिया कि बॉस एटा चौलबे ना, ये जो आप कर रहे हो ये चल नहीं पा रहा है, तो छोड़िए ये सब। लेकिन राहुल गांधी समझेंगे तब तो। इतना ही नहीं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया उसमें ईवीएम का एक ही बार जिक्र किया। खड़गे ने अपने नेताओं को चुनाव आयोग के प्रति भी नरम रुख अपनाने के लिए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो मानते हैं कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसे लेकर जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। पर देश में फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस हद तक ये दायित्व निभाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई हमको आगे बढ़ना चाहिए सबक लेकर और ये सारी चीजें होनी चाहिए। यानी उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम करने से अच्छा है कि अपनी कमियों पर काम करें और अडानी का मुद्दा छोड़ दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में सबको खूब सुनाया, कड़े फैसले लेने की बात कही, लेकिन जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पास करने का वक्त आया तो उन प्रस्तावों में ईवीएम और अडानी का मुद्दा फिर से शामिल था। मतलब जो चाहेंगे राहुल गांधी अंत में होता वही है, तो इसीलिए अंत में रिजल्ट भी वही आता है।